नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हम आज डिस्कशन करेंगे ये सभी के सभी पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल करंट सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस। एक आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू इन्फानाइट और पैरेलल में करंट होता है, या उसका वैल्यू जीरो होता है और पैरेलल में करंट होता है, या उसका वैल्यू इन्फानाइट होता है और सीरीज में करंट होता है, या उसका वैल्यू जीरो होता है और सीरीज में कनेक्शन होता है। तो इसका आंसर होगा जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इन्फानाइट होता है और पैरेलल में कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मान लो ये हमारा सोर्स है, और अगर ये एक आइडियल करंट सोर्स होगा तो ये जो रजिस्टर होता है ये इंटरनल रजिस्टर ये इस सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्शन होगा। और अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तब क्या होगा, मान लो ये हमारा एक सोर्स है और उसके साथ सीरीज में कनेक्शन होता है ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर आइडियल करंट सोर्स होगा तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फानाइट होता है और पैरेलल में कनेक्ट होता है। और अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस उसका वैल्यू जीरो रहेगा और वो सीरीज में कनेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन में है आइडियल करंट सोर्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेरांती इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन। देखो जो फेरांती इफेक्ट होता है वो डीसी लाइन में ऑब्जर्व होता है, या एसी लाइन में होता है, या टेलीफोन लाइन में होता है, या नेटवर्क लाइन में होता है। तो इसका आंसर होगा जो फेरांती इफेक्ट होता है वो एसी लाइन में ही ऑब्जर्व होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये फेरांती इफेक्ट क्या होता है, मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन का ये सेंडिंग एंड है जहाँ से हम वोल्टेज पावर भेजते हैं, और ये हमारा रिसीविंग एंड है। हम सेंडिंग एंड में जितना वोल्टेज सेंड करेंगे, अगर रिसीविंग एंड में सेंडिंग एंड से ज़्यादा वोल्टेज हमें रिसीविंग एंड में मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, फेरांती इफेक्ट कहते हैं। और ये हमेशा एसी लाइन में ही होता है कि ये हमारा कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये देखो बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है NPCL। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ। देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो एरर को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज से एक्सप्रेस करते हैं, तो जो परसेंटेज वैल्यू हम निकालते हैं वो RMS वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, या फुल स्केल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, या मिड स्केल वैल्यू का या एवरेज वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का परसेंटेज जो एरर होता है उसका परसेंटेज हम निकालते हैं तो वो हम उस इंस्ट्रूमेंट का फुल स्केल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर। देखो ये आसान सा एग्जाम है, कोई क्वेश्चन है ओम्स लॉ कौन सा कंडीशन में ट्रू होता है, नॉन मेटालिक कंडक्टर के कंडीशन में, या नॉन लीनियर डिवाइस में, या मेटल कंडक्टर एट चेंजिंग टेम्परेचर, या मेटल कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा हम सब जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो ये जो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है ये हमारा ये मेटल में होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर में ही होता है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए केप्लन टर्बाइन इज। देखो हमारा जो टर्बाइन होता है एक होता है केप्लन टाइप, दूसरा होता है फ्रांसिस टाइप, तीसरा होता है पेल्टन टाइप। अगर लो हाइट रहेगा तो वहाँ लो हाइट के कंडीशन में हम केप्लन टाइप का यूज करते हैं, और मीडियम हाइट के कंडीशन में हम फ्रांसिस टाइप टर्बाइन यूज करते हैं, और हाई हाइट के कंडीशन में हम पेल्टन टाइप का टर्बाइन का यूज करते हैं। तो ये इधर केप्लन टाइप टर्बाइन है, तो इसका आंसर होगा लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, UPPCL, NPCL, इसरो, FCI, ये सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पावर प्लांट में टेक सेवरल डेज टू स्टार्ट अप एंड शट डाउन। देखो इनमें से कौन सा पावर प्लांट, एक होता है पीक पावर प्लांट, दूसरा है बेस लोड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, नॉन ऑफ द, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ पावर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए बहुत सेवरल डेज मीन्स 1-2 दिन 3-4 मीन्स बहुत सारा दिन 15 डेज 20 डेज या 7 डेज टाइम लगता है सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। तो
तो इसका आंसर होगा जो बेस लोड पावर प्लांट होता है उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो पीक लोड प्लांट होता है उसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जो बेस लोड पावर प्लांट जिसको हम 24 आवर यूज करते हैं, 24 आवर जो बेस लोड को हम यूज करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए हमें सेवरल डेज टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज इन एमीटर। देखो जो एमीटर होता है इनमें से हॉट वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मोकपल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एमीटर में यूज नहीं किया जाता है। हॉट वायर को हम एमीटर में यूज करते हैं, थर्मोकपल को भी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम हाई वोल्टेज के मेजर के लिए यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और ये NPCL 2019 काकरापुरा में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज। देखो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट में किसी वैल्यू को मेजर करते हैं तो अब जो उसका इंडिकेटेड वैल्यू और उसका ट्रू वैल्यू होता है दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं या एब्सोल्यूट एरर कहते हैं या डायनामिक एरर कहते हैं या रिलेटिव एरर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जब किसी इंस्ट्रूमेंट का जो इंडिकेटेड वैल्यू होता है और जो ट्रू वैल्यू होता है दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन इंस्ट्रूमेंट। देखो जो एरर होता है नॉर्मली वो हमारा एक सिस्टमेटिक टाइप होता है, दूसरा ग्रॉस एरर होता है, तीसरा रैंडम एरर होता है। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर होता है इंस्ट्रूमेंट में ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होता है। सिस्टमेटिक एरर हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर को जो होता है वो सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी देखो ये एग्जाम में आ चुका है। देन देखो ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर इज। देखो मान लो ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, एक स्फीयर है, ये कंडक्टिंग मटेरियल का मीन चाहे कॉपर हो, सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, ऐसे कुछ कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ होता है। तो इस स्फीयर का जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इनसाइड इस स्फीयर के अंदर इनसाइड जो फ्लक्स होता है उसका वैल्यू 0 होता है या मैक्सिमम होता है या यूनिफॉर्म होता है या मिनिमम होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की इनसाइड में जो फ्लक्स होता है उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसके जो करंट होता है, फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड इंटेंसिटी वो उसके सरफेस में ही होते हैं, इनसाइड में नहीं होता है। तो इनसाइड में क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।